एपिसोड में देखा था बाइजू के फादर यांगजिंग को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी बाइजू अभी नादान है और अभी इसलिए तुम्हें लाइक करता है, लेकिन बाद में आगे चल के वो तुम्हें छोड़ भी देगा। और ये बात सुन के यांगजिंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और उसको लगता है सच में बाइजू छोड़ सकता है क्योंकि मैं गरीब हूँ, और वो किसी से बात नहीं करती है। यांगजिंग की दोस्त जिरुई के साथ होती है। जिरुई कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से क्योंकि अब फिर अंधेरी रात हो जाएगी तो फिर अच्छा नहीं रहेगा तुम्हारा बाहर निकलना। यांगजिंग की दोस्त कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा घर अब ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने क्योंकि शिफ्ट कर लिया है, तुम्हें भी पता है, और अब मैं ये बात आगे नहीं छेड़ूंगी लाइकिंग की। तुम मुझे लाइक करते हो नहीं करते हो, लेकिन तुम मेरी माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते, मैं तुम्हें हमेशा लाइक करूँगी। यांगजिंग की दोस्त जिरुई से कहती है कि तुम बैठो, और उसको सूप पकड़ा देती है और कहती है कि मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ रात के लिए। जिरुई की आंखें लग जाती है, वो गाने की लाइंस पढ़ रहा होता है और उसने भी उसको नींद आ जाती है, वो बिना खाना खाए सो जाता है। यांगजिंग की दोस्त जिरुई को चादर उड़ाती है और उसको बेड में लिटा देती है और वो फिर जिरुई के घर से चली जाती है। रिपोर्टर और उसके दोस्त सारे के सारे साथ में बैठे हुए होते हैं और वो रिपोर्टर कहता है कि यांगजिंग आई थी मेरे पास मिलने मेरे से, और वो कह रही थी बाइजू को बैन ना करवाए और उसकी थोड़ी हेल्प कर दे कंपटीशन में आगे जाने के लिए, लेकिन मैंने उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं करी। बाइजू इतना गंदा गाना गाता और बुराई करने लग जाता है वो रिपोर्टर, और कहते हैं कि बाइजू की वजह से मेरे को इतनी बार मार भी पड़ी, लेकिन उसको पता नहीं होता कि वो बाइजू ने नहीं उसके फैंस ने करा था, और उसकी थोड़ी बाइजू से वो गुस्सा भी था, इसलिए वो वहाँ पे बाइजू की बुराई करने लग जाता है बाकी रिपोर्टर के सामने। रिपोर्टर और उसके सारे दोस्त वो गाना सुन के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं इतनी अच्छी आवाज़ किसकी है। वहाँ पे यांगजिंग आती है और ये कहती है कि ये बाइजू की आवाज़ है और बाइजू ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की और वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, मैं नहीं चाहती वो निराश हो जाए, प्लीज़ उसको कंपटीशन में हिस्सा लेने दीजिए। वहाँ पे खड़े सारे रिपोर्टर के दोस्त साथ देने लग जाते हैं यांगजिंग का और कहते हैं कि बाइजू अगर इतना अच्छा गाना गा सकता है तो तुम्हें उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन रिपोर्टर को यकीन नहीं होता कि बाइजू ने इतना अच्छा गाना गाया है, तो वो यांगजिंग से कहता है कि पहले मैं फेस टू फेस ही बाइजू से बात करना चाहता हूँ और उसका गाना सुनना चाहता हूँ, तभी मैं यकीन करूँगा। यांगजिंग के अंकल ने बाइजू से मना करा था कि वो थोड़े दिनों तक सिंगिंग ना करे, 1-2 घंटे के लिए अपने आवाज़ पे और गले पे थोड़ा शांति दे और उसको आराम करने दे गले को, लेकिन बाइजू नहीं मानता, तो बाइजू के अंकल टेप लेते हैं और टेप से बाइजू का मुंह बंद कर देते हैं। यांगजिंग और वो रिपोर्टर साथ में आते हैं और बाइजू के मुंह पे टेप बंधा देख के वो रिपोर्टर डर जाता है और कहता है कि तुमने बाइजू को किडनैप करा है क्या, और वो खूब ज़्यादा ही डर जाता है। लेकिन रिपोर्टर की नज़र एक दीवार पे ही टंगे यांगजिंग के अंकल की फ़ोटो पे जाती है और कहते हैं कि ये किसका कमरा है, और फिर वहाँ पे रिपोर्टर भी उन अंकल को जानता था यांगजिंग के। यांगजिंग और बाइजू के पूछने पर रिपोर्टर बताता है कि ये जो अंकल है ये मेरे सिंगर रह चुके हैं, और मेरे ही नहीं तुम्हारे कंपनी के CEO चिन के और उसकी वाइफ के दोनों के रह चुके हैं। रिपोर्टर ये भी बताता है कि तुम्हारे अंकल बहुत ही अच्छा गाना गाते थे और ये बहुत ही आगे तक जाना चाहते थे और काफ़ी प्राइजेस भी जीते, लेकिन एक दिन इनको केस हो गया था कि ये ड्रग्स लेते हैं, लेकिन इनको किसी ने जेल में पकड़ा नहीं क्योंकि ये गायब हो गए थे उसके बाद, और ये अब जाके मेरे को इनकी फ़ोटो दिखी है। अब वो रिपोर्टर वहाँ से चले जाता है और सीधो कंपनी में जाता है, CEO से बात करता है और कहता है कि बाइजू काफ़ी अच्छा गाने लग गया और तुम्हें पता नहीं है कि उसका कोच कौन है, उनके कोच और कोई नहीं हमारे मास्टर है। CEO की वाइफ CEO चिन से मिलने आ रही होती है और ये बात सुन लेती है कि उनके मास्टर वापस आ चुके हैं। रिपोर्टर के जाने के बाद चिन की वाइफ चिन से कहती है कि हमें चलना चाहिए मास्टर से मिलने, लेकिन चिन मना कर देता है और कहता है तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। चिन की वाइफ जाती है मास्टर से मिलने और चिन की वाइफ रोने लग जाती है और कहती है कि मास्टर मैं आपको काफ़ी टाइम बाद देख रही हूँ यहाँ पे, और वो दोनों आप साथ में बैठ के काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। और यहाँ पे पता चलता है कि चिन क्यों नहीं मिलना चाहता था मास्टर से, क्योंकि चिन की वाइफ कहती है मास्टर से कि सॉरी चिन की वजह से कि उसने आप पे गलत इल्ज़ाम लगा दिया था और सारा ड्रग्स का काम जो है आपके ऊपर सौंप दिया था, उसने सिर्फ अपने भले के लिए देखा। और यहाँ पे पता चलता है कि मास्टर ड्रग नहीं लेते थे, वो चिन की वजह से वो गलत इल्ज़ाम लगा था उन पे, और चिन चाहता था अपनी बदनामी नहीं चाहता था और वो अपने आप को डुबोना भी नहीं चाहता था, वरना चिन को लॉस हो जाता, तो इसलिए उन्होंने सारा जो है अपने मास्टर पे ही इल्ज़ाम लगा दिया। कितना बुरा था चिन।
लेकिन मास्टर कहते हैं कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ को लेके। मास्टर चिन की वाइफ को कमरे में लेके जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ, और वो बाइजू का गाना होता है और जिसे सुन के चिन की वाइफ कहने लग जाती है कि इसकी आवाज़ में बिल्कुल प्यार झलक रहा है, क्योंकि वो लव वाला सॉन्ग था और उसकी जो सिंगिंग की वॉइस थी वो भी ऐसा लग रहा था कि बाइजू पूरा फील लेके गाना गा रहा है। चिन की वाइफ कहती कि बाइजू में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है और क्या पता वो शायद से किसी लव में हो, शायद से वो यांग जिंग को लाइक करने लग गया है। मास्टर कहते हैं कि क्या पता वो लाइक करता हो यांग जिंग को, और मास्टर ये भी कहते हैं कि बाइजू की आवाज़ में अभी वही फीलिंग्स है जो बहुत साल पहले चिन की आवाज़ में भी थी जब उसने तुम्हें प्रपोज करा था, और उसके आवाज़ में भी यही फीलिंग है और बाइजू की भी आवाज़ में वही सेम फीलिंग है। मास्टर और चिन की वाइफ दोनों आपस में काफ़ी देर तक बात करते हैं और फिर चिन की वाइफ वहाँ से चली जाती है। चिन की वाइफ एक मीटिंग बैठाती है और कहती है कि हमें भी बाइजू को कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लेने देना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी मेहनत कर रहा है, और वो वहाँ से चली जाती है कि तुम लोग जो भी करो मैं बाइजू को परमिशन दे के रहूँगी। लियू यान भी कहता है कि भले ही बाइजू से मैं नफरत करता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ले, और उसके बारे में मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, आप प्लीज़ उससे बैन हटा दीजिए। और वो सारे के सारे वहाँ पे चिन को अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। बाइजू डॉक्टर के पास जाता है अपना चेकअप करवाने, और डॉक्टर कहते हैं कि अब तुम्हारे गले में थोड़ा बहुत ठीक होने लग गया लेकिन अभी भी तुम्हें थोड़ा बहुत रेस्ट लेने की ज़रूरत है। यांग जिंग जब बाहर आती है तो बाइजू से कहती है कि तुम्हारी कार कहाँ गई, जिस पे बाइजू बताता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं बेचने के लिए लगा रखा और अब मेरी कार बिक चुकी है तो अब हम साइकिल में साथ में जाएंगे। यांग जिंग को बहुत बुरा लगता है कि बाइजू ने अपनी इतनी फेवरेट कार बेच दी, लेकिन वो फिर बाइजू के साथ साइकिल में चली जाती है। बाइजू थैंक यू बोलता है यांग जिंग से कि तुमने मेरे को इतना सपोर्ट करा और मेरे साथ रही अभी तक, वो भी बिना किसी पैसों के, क्योंकि अभी बाइजू तो उसको पैसे भी नहीं दे रहा उसकी फीस। लेकिन यांग जिंग कहती कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी तो तुम मुझे जो है वाटरमेलन खिला दो ट्रीट के तौर पे, जिस पे बाइजू कहता है बस इतना सा मैं तुम्हें ट्रीट दे दूंगा फिर अभी। चिन भी अपने मास्टर से मिलने चले जाता है और कहता है कि सॉरी मास्टर, मुझे माफ़ कर दो, उस दिन आप पे मैंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। चिन कहते हैं कि अगर मैं उस दिन आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाता तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता, इस वजह से मैंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। लेकिन मास्टर कहते हैं कि इस बात को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और मैं सब कुछ भूल भी चुका हूँ और अब मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मास्टर चिन को एक कागज़ लिफाफा पकड़ा के वहाँ से चले जाते हैं। चिन उस लिफाफे को खोलता है और उस लिफाफे में चिन के द्वारा लिखा हुआ गाना होता है जो कि उसने अपनी वाइफ के लिए को उस टाइम पे प्रपोज मारने के लिए लिखा गया होता है, और वहाँ पे चिन और उसकी वाइफ और मास्टर की फ़ोटो होती है और चिन वहाँ से फिर चले जाता है। चिन ऑफिस में जाता है अपनी और अपनी वाइफ की फ़ोटो देख के वो काफ़ी रोता भी है, उसको शायद से एहसास होने लग गया है कि मैंने कितना बड़ा नुकसान करा और अपनी वाइफ के साथ भी मैंने अपना टाइम स्पेंड नहीं करा। बाइजू और यांग जिंग जब अपने अगले दिन अंकल से मिलने जाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे लेटर पड़ा होता है और उसमें लिखा होता है कि अब मैं जब तक तुम ये लेटर पढ़ोगे तब तक मैं यहाँ से जा चुका हूँगा और अपनी दूसरी लाइफ शुरू कर चुका हूँगा, तुम मुझे अब मेरे को ढूंढना मत, और तुम दोनों ही बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी काफ़ी मदद की है। यांग जिंग और बाइजू भी मेरा बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहा है और उसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। मैं भले ही आगे नहीं बढ़ सका लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाइजू आगे ज़रूर बढ़े और काफ़ी मेहनत करे। बाइजू को उस टाइम पर गुस्सा आता है कि अंकल ने उसको कुछ भी नहीं सिखाया, उन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज करना सिखाया, ना कि गाना गाना सिखाया। और उसमें लास्ट में लिखा होता है कि तुम कॉन्टेस्ट की चिंता मत करना, मैंने अपने एक दोस्त से कह दिया है माइकल से, तुम अमेरिका जब जाओगी तो वो तुम्हें टिकट प्रोवाइड कर देगा और तुम्हें एंट्री लेने के लिए भी परमिशन दे देगा। बाइजू और यांग जिंग निकल जाते हैं अमेरिका के लिए और वो पहुँच जाते हैं और अब उनको वहाँ पर जाके माइकल को ढूंढना था। वो एक टैक्सी में बैठते हैं और टैक्सी ड्राइवर पूछता है कि आप कहाँ से हो, तब बाइजू बताता है कि हम चाइना से हैं, और वो बाइजू अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है ये कहने के लिए कि ये एड्रेस कहाँ पे है। उस ड्राइवर की नज़र बाइजू के हाथ में पहने हुए महंगी घड़ी पे पड़ जाती है और उस ड्राइवर को लगता है शायद से बहुत ज़्यादा अमीर इंसान है, और वो उसको एड्रेस बता देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा इस जगह पे। लेकिन अब वो ड्राइवर कहता है अपनी चार्ज बताता है कि टैक्सी का कितना चार्ज लगेगा, और यांग जिंग कहती है इसने तो कुछ ज़्यादा ही बता दिया $1000, लेकिन बाइजू कहता है कि कोई बात नहीं, हम इसको पैसे दे देंगे, हमारे पास कोई चारा भी नहीं है क्योंकि हम इसकी टैक्सी में अब बैठ चुके हैं। ड्राइवर उनको उस जगह पे पहुंचा देता है और वहाँ पे बाइजू को एक आदमी मिलता है और जो कि बताता है कि माइकल तो यहाँ से बहुत टाइम पहले ही निकल चुका है।
बाइजू और यांगजिंग पास में एक रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पे रुकते हैं और वहाँ पे बहुत सारे टीम के मेंबर्स साथ में मिलके गाना गाते हैं और सब लोग क्लैपिंग करते हैं। वहाँ पे जो उन सिंगिंग ग्रुप का लीडर था वो बाइजू को कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें गाना गाना आता है और तुम गाने के बारे में बहुत कुछ जानते हो, तो तुम प्लीज़ गाओ। तो वहाँ पे बाइजू बैठ के गाना गाता है। बाइजू जब गाना गाता है तो जब हाई पिच आती है तो बाइजू उसको परफेक्टली गाता है और यांगजिंग समझ जाती है कि अब बाइजू अच्छे से गाने गाने लग गया और बाइजू को भी एहसास हो जाता है कि अंकल ने उससे एक्सरसाइज नहीं, उससे मतलब रियाज टाइप का कुछ करवाया था ताकि उसकी आवाज़ जो है बेटर हो सके। सभी को बाइजू का गाना बहुत अच्छा लगता है और वो मास्टर आता है और कहता है कि ये दोनों मेरी बेटियां हैं और तुम इन दोनों में से किसी एक से भी शादी कर सकते हो और इसको अपने साथ चाइना लेके आ सकते हो। और वहाँ पे बैठे सभी लोग कहते हैं कि शादी करो, मतलब उन दोनों से कहते हैं कि तुम शादी करो। लेकिन बाइजू कहता है सॉरी, मैं इन दोनों में से किसी से भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ऑलरेडी वाइफ है। और वह यांगजिंग की तरफ इशारा करके कहता है कि ये मेरी वाइफ है। यांगजिंग भी उस टाइम पे बाइजू को बचाने के लिए हाँ कह देती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ। यांगजिंग और बाइजू होटल बुक कर लेते हैं और उनको भूख लगती है तो वो लंच के लिए होटल के रूम में चले जाते हैं लंच करने के लिए। तो वहाँ पे वेटर से कहते हैं कि तुम्हें जैक्सन के बारे में कुछ पता है? तो वेटर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वहीं पे पीछे खड़ा एक वेटर सुन लेता है उनकी बात और वहाँ पे चले जाता है बाइजू और यांगजिंग के पास। वो वेटर बाइजू से कहता है कि जैक्सन अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे आया है, मैं उसको बुला के लाता हूँ। लेकिन वो वेटर अकेला आता है और कहता है कि आई एम सो सॉरी, जैक्सन यहाँ से जा चुका है। जिस पे बाइजू कहता है कि कोई बात नहीं, हम उसको ढूंढ लेंगे। बाइजू और यांगजिंग ऐसे ही समुद्र के किनारे कोने में बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और आग से करतब दिखाने लग जाता है और आग देख के बाइजू को अचानक से कुछ होने लग जाता है और यांगजिंग को समझ आ जाता है कि बाइजू को तो आग से प्रॉब्लम है। तो वो तभी उस करतब दिखाने वाले से कहती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, इसको डर लगती है और वो वहाँ से चले जाता है। और यांगजिंग भी सॉरी कहती है कि मुझे पता था तुम्हें आग से डर लगती है, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। अगले दिन जब वो सुबह उठते हैं तो बाइजू के पास एक लिफाफा आता है और जो कि और किसी ने जैक्सन ने भेजा था और इसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी और तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और इस पेन ड्राइव में एक गाना है, अब तुम्हें यही गाना है कॉन्टेस्ट में। बाइजू वो गाने की काफ़ी प्रैक्टिस करता है लेकिन उसको बहुत अजीब सा लगता है। यांगजिंग उससे सपोर्ट देती है और कहती है कि तुम्हें कोशिश करती रहनी चाहिए, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। और यांगजिंग वहाँ से चली जाती है। यांगजिंग जब बाहर जाती है तो वहाँ पे जिरुई भी आ चुका होता है। जिरुई की मैनेजर वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि जिरुई, मैंने तुम्हारा रूम जो है सेट कर दिया और चूज़ कर लिया है। यांगजिंग की फ्रेंड ही होती है वो भी। और यांगजिंग कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो अपनी दोस्त को अपने साथ लेके चली जाती है। यांगजिंग सॉरी बोलती है अपनी दोस्त से और कहती है कि प्लीज़ मुझसे माफ़ कर लो, तुम किस वजह से गुस्सा हो। लेकिन यांगजिंग की दोस्त उससे कुछ नहीं बताती और वो वहाँ से चली जाती है। जिरुई और बाइजू का आमना सामना होता है। जिरुई कहता है मैं तो यहाँ पे कंपटीशन के लिए आया हूँ, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? जिस पे बाइजू कहता है कि मैं भी यहाँ पे कंपटीशन के लिए आया हूँ। जिरुई कहता है लेकिन तुम कितनी भी कोशिश करो मैं जीत के रहूँगा। और यहाँ पे थोड़ा यांगजिंग की बात भी छिड़ जाती है जिसे देख के जिरुई को गुस्सा आ जाता है और जिरुई जानबूझ के बाइजू को धक्का देते हुए वहाँ से निकल जाता है। बाइजू यांगजिंग के दोस्त को उदास बैठा हुआ देखती है तो उसके पास जाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मेरे को लगा था कि तुम बहुत फ्री माइंडेड और ज़्यादा दिल में कुछ रखती नहीं हो और तुम हमेशा साफ साफ जो मन में होता है वो कह देती हो। लेकिन आज तुम्हारी दोस्ती में क्या हुआ, तुम्हें यांगजिंग कभी भी दुखी देखना नहीं चाहती और वो खुद दुखी है और तुम्हें उससे बात करना चाहिए और मैं तुम्हें आज ट्रीट भी दूंगा इस बात पे। अब यांगजिंग की दोस्त को भी अच्छा लगने लग जाता है और उसको अपनी गलती का भी एहसास होता है कि उसको यांगजिंग पे ऐसे चलाना नहीं चाहिए था, बल्कि यांगजिंग की तो कोई गलती भी नहीं है। जिरुई यांगजिंग के पास जाता है और लास्ट टाइम कहता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो? जिस पे यांगजिंग कहती है शायद से मैं पहले करती थी लेकिन अब मैं ना कभी तुम्हारी थी और ना कभी बन पाऊंगी। जिरुई कहता है क्या तुम बाइजू को लाइक करती हो? और इस बार यांगजिंग हाँ कह देती है और जिरुई को समझ आ जाता है कि अब कोई चांस भी नहीं है मेरा यांगजिंग को प्रपोज करने का, क्योंकि अब तो यांगजिंग लाइक करने लग गई है बाइजू को। बाइजू और यांगजिंग, जिरुई और उसकी दोस्त साथ में मिलते हैं और इस बार यांगजिंग की दोस्त उससे बात करती है और यांगजिंग को भी काफ़ी अच्छा लगता है और बाइजू फिर यांगजिंग को अपने साथ लेके चले जाता है। वहाँ से दिखाया जाता है वो ड्राइवर बाइजू का पीछा कर रहा होता है और वो फ़ोन में बात करता है कि वो सब अभी यहीं पे ही है।
कुछ गुंडों के ग्रुप को दिखाया जाता है और उधर वो वेटर भी होता है जिसने कहा था कि मैं जानता हूँ जैक्सन को, और वो वहाँ पे ड्राइवर भी होता है और ड्राइवर कहता है कि ये बहुत तगड़ा माल है और इधर जो है ये बहुत बड़ा सिंगर भी है, तो इधर से हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बाइजू ने अपने हाथ में अंगूठी पकड़ी होती है और वो सोच रहा होता है कि किस तरह से मैं आज यांगजिंग को ये अंगूठी दूंगा। बाइजू यांगजिंग को अपने दोस्तों के पास मिलवाने लेके जाता है और वहाँ पे बाइजू से पूछते हैं उसके दोस्त कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिसपे बाइजू तो हाँ कहता है, लेकिन यांगजिंग कहती है कि ये मजाक कर रहा है। ये बात सुन के सारे दोस्त बाइजू के हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्या बाइजू, तुम्हें इतनी सारी लड़कियां लाइक करती है लेकिन तुम्हारी अभी तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। वहाँ पे 2-3 लड़कियां होती हैं जो कि बाइजू के पास आने लग जाती हैं। यांगजिंग को अच्छा नहीं लग रहा होता कि कोई बाइजू के इतने करीब आ रहा है, तो वो नीचे चली जाती है बोट के, तो बाइजू भी उसके पीछे पीछे चले जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें जलन मच रही है, जिसपे यांगजिंग नहीं कहती है। अब टाइम ज़्यादा हो गया था तो बाइजू यांगजिंग को अपने साथ एक और जगह लेके जाता है और वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है और बहुत गहरा तालाब भी होता है वहाँ पे। बाइजू यांगजिंग को अपनी माँ की दी हुई अंगूठी के बारे में भी बताता है कि मेरी माँ ने ये अंगूठी दी थी मुझे, मतलब एक डायमंड दिया था और इसका मैंने अंगूठी बनाया है। बाइजू उसी टाइम पे यांगजिंग को प्रपोज भी कर देता है और कहता है कि ये अंगूठी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है। यांगजिंग लेकिन उस अंगूठी का एक्सेप्ट नहीं करती है और कहती है कि इतनी महंगी अंगूठी मैं नहीं ले सकती। बाइजू कहता है शायद से अंगूठी तुम्हारे लिए ही नहीं बनी होगी। यांगजिंग कहती है मैं इतनी गरीब हूँ, क्या पता तुम आगे चल के मुझे छोड़ दो और किसी और लड़की को लाइक करो, तो शायद से ये किसी और लड़की के लिए होगा। जिसपे बाइजू कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए थी और मैं किसी को नहीं दूंगा, और तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम एक काम करो, ये अंगूठी खुद रख लो। और बाइजू जब यांगजिंग को गुस्से में दे रहा होता है अंगूठी, तो वो गलती से अंगूठी तालाब में गिर जाती है। यांगजिंग को अच्छा नहीं लगता कि अंगूठी तालाब में गिर गई, लेकिन अब वो कुछ कह नहीं सकती थी बाइजू को भी, और वो दोनों होटल पहुंच के अपने अपने रूम में चले जाते हैं। बाइजू उस अंगूठी के बारे में सोच ही रहा होता है और कह रहा होता है शायद से वो अंगूठी यांगजिंग के लिए बनी ही नहीं थी, कोई बात नहीं। अब बाइजू ने जो यांगजिंग की फ़ोटो बनाई थी, बाइजू उसको देखता है और फिर वो बाद में सो जाता है। यांगजिंग अपनी दोस्त से मिलती है सुबह सुबह और वो उसको गिफ्ट भी देती है, और ये गिफ्ट देख के यांगजिंग की दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यांगजिंग ने सेम टू सेम अपने लिए भी खरीदा होता है और दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और यांगजिंग की दोस्त ने भी अब यांगजिंग से बात करने लग गई थी और वो गुस्सा अब उसका ख़त्म हो गया था यांगजिंग के लिए। यांगजिंग जब होटल पहुंचती है तो वहाँ पे पता चलता है बाइजू ने लेटर छोड़ा होता है यांगजिंग के लिए, और उसमें लिखा होता है कि मैं माइकल से मिलने जा रहा हूँ, तो मैं लेट आऊँगा शायद से आज। जिरुई और उसकी मैनेजर यानी कि यांगजिंग के फ्रेंड साथ में होते हैं। यहाँ पे जिरुई कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैंने भी तुम्हारे साथ वैसे ही करा जैसे यांगजिंग ने करा। यांगजिंग ने मेरा दिल तोड़ा, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ वैसे ही कर रही हूँ, और यहाँ पे सॉरी बोलता है वो यांगजिंग की फ्रेंड से। लेकिन यहाँ पे अभी डिटेल में नहीं बताया गया कि जिरुई हाँ कहता है कि नहीं कहता उसको। बाइजू माइकल के पास पहुंच जाता है और माइकल कहता है कि क्या तुमने वो गाने की प्रिपरेशन कर ली है, और माइकल बाइजू को रूम में भेज देता है गाना गाने के लिए, और बाइजू बहुत ही अच्छा गाना गाता है। माइकल बाइजू की काफ़ी तारीफ करता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, लेकिन बाइजू कहता है कि क्या मैं इसको अपने स्टाइल में गा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो रिदम थी जो गाने की ये ट्वीन अच्छी नहीं लगी, मैं इसको हिप हॉप स्टाइल में गाना गाना चाहता हूँ। तो माइकल उसको परमिशन दे देता है और गाना गाने के लिए कहता है। माइकल बाइजू की काफ़ी तारीफ़ करता है और कहता है कि इस बार तुमने और भी अच्छा गाना गाया, मतलब बहुत अच्छे स्टाइल में गाया, और तुम एक दिन बहुत अच्छे स्टार बनोगे। तुम बनना क्या चाहते हो? जिस पे बाइजू कहता है कि मैं चाइनीज़ के लिए सॉन्ग बनना चाहता हूँ, मतलब चाइना के लिए ही सॉन्ग बनाना चाहता हूँ और चाइना का स्टार बनना चाहता हूँ। माइकल बाइजू को होटल में लेके जाता है और उसको कागज़ दे देता है और कहता है कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ करी थी, इसीलिए मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, और ये रहा तुम्हारा एंट्री टिकट। और यहाँ पे माइकल एक लॉकेट भी देता है बाइजू को, जो कि बाइजू के ही अंकल का था। वो उसको हमेशा गले में पहन के रखते थे, और अब वो बाइजू को जिम्मेदारी दे दी और बाइजू उसको गले में डाल लेता है। और माइकल ये भी कहता है कि अंकल भी हिप हॉप स्टार टाइप का ही कुछ बनना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बन पाए, तो मैं आशा करूँगा कि तुम उनकी जो ये इच्छा थी वो पूरी करो। अब कंपटीशन को सिर्फ एक दिन बचा था, तो उस दिन इंटरव्यू था सबका, और बाइजू भी इंटरव्यू देता है, जिसमें इंटरव्यू में वो थैंक यू बोलता है यांगजिंग को, क्योंकि वो उसकी मैनेजर थी और उसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया था। जिरुई का इंटरव्यू लेते समय जिरुई कहता है कि ये कंपटीशन मैं ज़रूर जीतूंगा, तो वो लोग कहते भी इतना कॉन्फिडेंट, जिस पे जिरुई कहता है कि हाँ मुझे इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं ज़रूर जीतूंगा। जिरुई बिल्कुल अच्छे से रेडी वेडी होकर अपने फैन से भी मिलने जाता है। उसके बाद
यांगजिंग बायजू से कहती है कि सॉरी, इतने हम अमीर तो अभी है नहीं जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से ड्रेस खरीद सके, तुम्हें ये नॉर्मली कपड़े पहन के आज जाने पड़ेंगे। जिस पे बायजू कहता है कि कोई बात नहीं। सब कुछ ख़त्म होने के बाद बायजू और यांगजिंग समुद्र के किनारे जाते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। बायजू एक और बार फिर यांगजिंग से कहता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हें अंगूठी दोबारा दूं तो क्या तुम उसको एक्सेप्ट करोगी। जिस पे यांगजिंग कह देती है हाँ शायद से मैं एक्सेप्ट कर लूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। और यहाँ पे यांगजिंग बायजू को किस भी कर देती है और इससे पता चलता है कि यांगजिंग भी अब लाइक करने लगी है बायजू को और उसने अब उसको एक्सेप्ट कर लिया है बायजू को एज अ लवर अपना। यहाँ पे दोबारा दिखाया जाता है कि वो ड्राइवर अभी भी बायजू और यांगजिंग पे नज़र रखा हुआ था। कंपटीशन का दिन आ जाता है और बायजू यांगजिंग को स्टेज के पास लेके जाता है और कहता है कि तुम्हें वैसे तो सीट में बैठना है, लेकिन प्लीज़ तुम यहाँ पे मत बैठना, तुम प्लीज़ स्टेज के पीछे खड़े होना ताकि मुझे हिम्मत मिले। जिस पे यांगजिंग हाँ कह देती है। सीईओ के पेट में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, शायद से उसका कैंसर अब बढ़ने लग गया है। और यहाँ पे सीईओ की वाइफ को कॉल आता है डॉक्टर का, लेकिन सीईओ की वाइफ कहती है कि हमारे घर में किसी को भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। जिस पे डॉक्टर बताता है शायद से आपको पता नहीं है, आपके हस्बैंड को बहुत कैंसर है और अगर उन्होंने जल्दी से इलाज नहीं करवाया तो उनकी डेथ भी हो सकती है। और ये सुन के सीईओ की वाइफ को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अभी भी वो लाइक करती थी अपने हस्बैंड को। सीईओ जिरुई से बात करता है और जिरुई को ऑल द बेस्ट कहता है और वो कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और सारी जिम्मेदारी अपनी वाइफ को सौंप के चले जाता है। यांगजिंग मेकअप रूम में देख रही होती कि कब कोई सीट खाली हो और बायजू को सीट मिले, लेकिन उसको कोई भी सीट नहीं मिल पा रही होती है। तभी वहाँ पे एक मैनेजर आता है और कहता है कि बायजू आपको हम दूसरा रूम देंगे, और उसको बिल्कुल सेपरेट रूम देता है और कहता है कि मेरी बहन जो है आपकी बहुत बड़ी फ़ैन थी और उसी ने ही कहा था कि आपको एक सेपरेट रूम दे दिया जाए। मैनेजर के जाने के बाद बायजू थोड़ा खुश भी होता है, लेकिन अचानक से उसके गले में दर्द होने लग जाता है और यांगजिंग वो दवाई लाना भूल जाती है और बायजू से कहती है कि मैं दवाई वो तुरंत लेके आती हूँ। बायजू कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन यांगजिंग कहती है कि मैं यूँ गई और यूँ आई और मैं तुम्हारे कॉम्पिटिशन से पहले पहले आ जाऊँगी। यांगजिंग अपने घर से निकल के दवाई ले लेती है और वो निकल जाती है बायजू के पास के लिए, और वो उसी गाड़ी में बैठी होती है पुराने वाले ड्राइवर के पास। वो ड्राइवर कहते हैं कि ये दवाई कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे हस्बैंड के लिए, जिस पे वो कहती है कि बहुत ज़्यादा, वरना वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। बायजू यांगजिंग के दोस्त के पास जाता है और कहते हैं कि यांगजिंग आ गई, जिस पे उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं आई वो अभी तक यहाँ पे, और बायजू हैरान हो जाता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आई यहाँ पे। वो यांगजिंग को ड्राइवर गलत जगह पे लेके जाता है और कहता है कि फटाफट से अपने हस्बैंड को कॉल करो। वो ज़बरदस्ती यांगजिंग का फ़ोन छीन लेता है और बायजू को कॉल लगा के कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड या वाइफ मेरे कब्ज़े में है और तुम अगर नहीं आए टाइम पे तो मैं इसको मार डालूंगा। बायजू अपना कंपटीशन छोड़ के चले जाता है और जुरी का नंबर आता है और जुरी वहाँ पे परफॉर्मेंस दे देता है। बायजू वहाँ पे पहुँच जाता है, वहाँ पे बहुत सारे गुंडे होते हैं और वो पैसों की डिमांड करते हैं, जिस पे बायजू अपनी बहन की मदद लेता है, क्योंकि वो अभी तो उसके पास कुछ पैसे थे नहीं, तो उसकी बहन ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन अभी भी वो गुंडे छोड़ते नहीं है यांगजिंग को। वो गुंडे अपने दोस्त को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आग लगा दो उस कमरे में। बायजू को आग से डर लगती थी, लेकिन बायजू इस बार अपने डर को ख़त्म करते हुए और यांगजिंग की जान बचाने के लिए वो उधर से निकल आ जाता है, कमरे में घुस जाता है और यांगजिंग को उठा के लेके आ जाता है। दिखाया जाता है कि जिरुई को ट्रॉफी मिल चुकी है और जिरुई जीत चुका है ये कंपटीशन। यांगजिंग को बहुत दुख होता है कि बायजू ये कंपटीशन नहीं कर पाया और वो और भी ज़्यादा दुखी होती है कि इतनी टेंशन दे दिया बायजू को। वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उन गुंडों को गिरफ्तार करके अपने साथ लेके चली जाती है। बायजू उसी जगह में वापस जाता है जहाँ पे बायजू ने प्रपोज किया था यांगजिंग को, और उस तालाब में कूद के वो अंगूठी ढूंढने लग जाता है। बायजू यांगजिंग के पास जाता है और कहता है कि मेरे को अंगूठी नहीं पाई, मुझे ये शेल मिला है तो तुम इस शेल को ले लो। लेकिन यांगजिंग को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मेरी वजह से सब कुछ है, मैं ये शेल नहीं ले सकती। बायजू कहता है कि अगर तुम मुझे लाइक करती हो तो प्लीज़ ये शेल ले लो। तो यांगजिंग शेल ले लेती है, लेकिन वो देखती है शेल उतारते कि उधर अंगूठी होती, इसका मतलब बायजू को अंगूठी मिल गई थी। मुझे इस ड्रामे की एक बात समझ में नहीं है, यहाँ पे एक छेद है, इसका मतलब ये पानी कहीं और भी जाता है, लिंक है। और अगर बाई चांस अंगूठी नीचे डूबी भी होगी तो बायजू इतने बड़े गहरे तालाब में तैर कैसे लिया और उसको अंगूठी मिल भी कैसे गई। जिरुई का गाना बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गया था, लेकिन ये दिखाया जाता है कि जिरुई जो है टॉप 5 में रैंक कर रहा था, बल्कि बायजू जो है टॉप 1 में रैंक कर रहा था। इसका मतलब बायजू ने उस दिन गाना गाया था।
कंपनी का सीईओ वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ पे उसकी वाइफ आ जाती है और कहती है कि तुम अकेले अकेले वहाँ पे जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें ये बीमारी है। काफ़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिरुई गाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और यांग जिंग की दोस्त उसे देख रही होती है और जिरुई यांग जिंग की दोस्त को देख के स्माइल मारता है। इसका मतलब शायद से वो रिलेशनशिप में आ गए हैं। बाइजू यांग जिंग को अपने साथ लेके जाता है अपने घर में, और बाइजू के फादर जो है यांग जिंग को थोड़ा अच्छा नहीं मानते थे, तो यांग जिंग कहती कि मैं हर हफ्ते यहाँ पे आपसे मिलने आऊँगी और आपको भी अपने कंपनी में करके रहूँगी, यानी कि आपको भी एक्सेप्ट करवा के रहूँगी कि मैं बाइजू के लिए बहुत अच्छी बेस्ट हूँ। तो बाइजू के फादर कहते हैं कि इसका मतलब तुम मुझे हर हफ्ते परेशान कर दोगी। यांग जिंग बाहर चली जाती है फांग यान के साथ, तो बाइजू अपने फादर से कहता है कि यांग जिंग इतनी बुरी लड़की नहीं है, और बाइजू के फादर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि बाइजू का सॉन्ग जो है हिट हो गया। बाइजू के फादर भी अब हाँ कह देते हैं कि बाइजू आगे गाना गा सकता है। अब बाइजू के घर में एक ट्रॉफ़ी दिखाई जाती है और इससे पता चलता है कि बाइजू उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लिया था और वो फर्स्ट प्राइज़ जीता है। बाइजू ट्रॉफीज़ के साथ अपनी और यांग जिंग की फ़ोटो भी डाल रखता है, लेकिन यांग जिंग कहती है कि इधर जो है तुम्हारी सिर्फ अचीवमेंट जो तुम जीतोगे उसी को ही रखा जाएगा, जिस पे बाइजू कहता है कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट तो तुम हो ना, तो क्या तुम नहीं हो उसके लिए। तो यांग जिंग को जलन मचती है और वो तुरंत उस फोटो को वापस रख देती है वहाँ पे। सीईओ की वाइफ बाइजू और यांग जिंग का वेलकम करती है और यांग जिंग को अब असिस्टेंट से हटा के उस कंपनी का डायरेक्टर बना दिए, यानी कि ली यू हान, और यू हान जो है कंपनी से रिटायर हो चुके हैं। यू हान अब प्रेग्नेंट हो चुके हैं और ये देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं, और ली यू हान वहाँ पे कार्ड देता है और कहता है कि मैंने आपको अपनी शादी में नहीं बुलाया था, लेकिन ये एक छोटी सी पार्टी होगी तो उसमें आप सबको इन्विटेशन है। यांग जिंग की फ्रेंड भी यांग जिंग को गले लगाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है यांग जिंग को वापस देख के। जिरुई बाइजू के पास आता है और कहता है कि ओ तुम्हारी एंट्री वापस है और मैंने नया गाना लिख लिया है, तो तुम अपने लिए नया गाना ढूंढ लो क्योंकि मैं तुमसे जीत के रहूँगा। बाइजू कहता है अब उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं अगर मैं तुमसे हार भी गया तो, क्योंकि अब से मैं तुम्हारा जूनियर हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे बाद एंट्री करी है। और बाइजू अब जिरुई का रिलेशनशिप भी यहाँ पे अच्छा हो गया है। अब जिरुई यांग जिंग से बात करता है और यांग जिंग से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है जिरुई, लेकिन बाइजू कह देता है कि नहीं। और सबको पता चल जाता है कि बाइजू और यांग जिंग जो है अब रिलेशनशिप में है, और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और शाउटिंग करने लग जाते हैं। सीईओ और उसकी वाइफ ऊपर खड़े होकर सब कुछ देख रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और इन दोनों के बीच में भी अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। यांग जिंग अब डायरेक्टर बन चुकी है, तो अब यांग जिंग को बाइजू के लिए एक अच्छी सी असिस्टेंट ढूंढना था। वहाँ पे इंटरव्यू चलता है तो वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है कि मेरे को सिंगिंग का बहुत शौक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरे को असिस्टेंट ही बनना हो, अगर आप मुझे छोटी मोटी नौकरी भी देंगे तो चलेगा, मेरे को कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता है। वो लड़की बिल्कुल उसी तरह जवाब देती है जैसे यांग जिंग ने अपनी स्टार्टिंग में दिया था, और बाइजू का पुतला वहाँ से कहता है यांग जिंग को कि ये लड़की परफेक्ट है। यांग जिंग कहती है कि इसका जवाब मैं थोड़ी दिन में आपको बाद में बताऊंगी, और यहीं पे हमारे सारे एपिसोड्स ख़त्म होते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना, क्योंकि अब मैं नया ड्रामा बहुत जल्द लाने वाली हूँ।